हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि सोनी, योर मैथ्स एजुकेटर। आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज रीमान इंटीग्रल। ये कोर्स मैं बिल्कुल आपकी रिक्वेस्ट और डिमांड पर स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स ऐसे मिले हैं जहां मुझे रीमान इंटीग्रेशन से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है उसे 26 जून से पहले कंप्लीट करने की रिक्वेस्ट की गई है। तो मैं कोशिश करूंगी कि आज जो हम रीमान इंटीग्रेशन का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसके जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स है, सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिटेल में पढ़े और इस चैप्टर को हम लोग 26 जून से पहले खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं कि रीमान इंटीग्रेशन क्या होता है। आज की वीडियो देखने के बाद रीमान इंटीग्रेशन से रिलेटेड जितना भी बेसिक है वो सारे बेसिक्स आपके एकदम क्लियर होंगे, इस बात की श्योरिटी मैं आपको दे सकती हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं रीमान इंटीग्रल से। तो रीमान इंटीग्रेशन समझने से पहले आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि इंटीग्रेशन तो हमने क्लास 12th में भी पढ़ा था, तो अब ये रीमान इंटीग्रेशन क्या है। इसी वजह से सबसे पहला क्वेश्चन या सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेशन एंड रीमान इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो हमने क्लास 12th में पढ़ा था उसका क्या मतलब है और रीमान इंटीग्रेशन जो हम हायर मैथमेटिक्स में पढ़ा करते हैं उसका क्या मतलब है। तो देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पर एक डिफरेंस टेबल क्रिएट करी है जहां से आप ये एकदम क्लियर कर पाएंगे कि इंटीग्रेशन और रीमान इंटीग्रेशन में क्या फर्क होता है और फिर आप रीमान इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला डिफरेंस होता है इनके लेवल पर। इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ते हैं स्कूल लेवल पर, क्लास 12 में हम लोग सबसे पहले इंटीग्रेशन की डेफिनेशन पढ़ा करते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है, और जो रीमान इंटीग्रेशन है उसका कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली हायर मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद में अगर हम मीनिंग जाने कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है और रीमान इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, तो दोनों होते बेसिकली इंटीग्रेशन ही है, पर इंटीग्रेशन जो हमें क्लास 12 में पढ़ाया जाता है वहां हमें कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी जाती है इंटीग्रेशन की। वहां हमें बस इतना समझाया जाता है कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन एक इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, उसे हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। और हम ये भी पढ़ा करते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है। किसी भी कर्व के अंदर आपको अगर एरिया फाइंड करना है तो आप इंटीग्रेशन का प्रोसेस यूज कर सकते हैं। बट क्लास 12th में जो हमें ये डेफिनेशन मिली थी इंटीग्रेशन की, ये इतनी लॉजिकल और कॉन्सेप्ट बेस्ड डेफिनेशन नहीं है। इस वजह से हायर मैथमेटिक्स में हम लोग रिगरस डेफिनेशन पढ़ते हैं इंटीग्रेशन की। रिगरस डेफिनेशन का मतलब क्या है, ऐसी डेफिनेशन जो लॉजिकल हो, जिसका प्रूफ किया जा सके, उसे हम लोग कहते हैं रिगरस डेफिनेशन। तो यहाँ हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि एग्जैक्टली इस इंटीग्रेशन का मतलब क्या है और किस तरीके से एक कर्व के अंडर का एरिया फाइंड किया जाता है यूजिंग रीमान इंटीग्रेशन। तो जो मैथमेटिशियन रीमान थे उन्होंने हमें रिगरस डेफिनेशन दी थी एरिया की। अगर आपको एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है तो उसके पीछे का क्या लॉजिक है, उसके पीछे का क्या प्रूफ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो क्लास 12th में हमने इंटीग्रेशन पढ़ा था वो फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन हुआ करता था। वहां डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला यूज करते थे और एरिया अंडर द कर्व हम लोग फाइंड कर लेते थे। बट रीमान इंटीग्रेशन में जो हम कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो लिमिट ऑफ सम का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं। और ये कॉन्सेप्ट रीमान इंटीग्रेशन का हायर मैथमेटिक्स में क्यों पढ़ाया जाता है, बिकॉज इसे पढ़ने के लिए जिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें हायर मैथमेटिक्स में ही पढ़ाए जाते हैं। इस वजह से हम हायर मैथमेटिक्स में ही इतने एबल होते हैं कि हम रीमान इंटीग्रेशन को समझ पाए, ठीक है। फिर उसके बाद में जो इंटीग्रेशन है वो कहाँ काम आता है, अप्लाइड प्रॉब्लम्स में काम आता है। हमने देखा भी था क्लास 12th में ही हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पर भी एक चैप्टर पढ़ा करते हैं जहां हम लोग एरिया अंडर द कर्व फाइंड करते हैं, किस कॉन्सेप्ट को यूज लेकर, इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को यूज लेकर। ऑन इंटीग्रेशन में हम लोग थ्योरेटिकल फाउंडेशन पढ़ते हैं, हम लोग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इंटीग्रेशन का। फिर उसके बाद में हम ये देखते हैं कि जो ये इंटीग्रेशन है जो हम क्लास 12 में पढ़ा करते थे वो डिसकंटीन्यूअस फंक्शंस के साथ डील नहीं कर सकता। वो डिसकंटीन्यूअस फंक्शंस के इंटीग्रेशन के बारे में कोई बात नहीं करते, जबकि रीमान इंटीग्रेशन में हम लोग डिसकंटीन्यूअस फंक्शंस के साथ भी डील किया करते हैं। तो समझ पा रहे हैं रीमान इंटीग्रेशन कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ हम बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल लॉजिकल डेफिनेशन पढ़ेंगे कि एरिया अंडर द कर्व आखिर
होता क्या है। तो इस रीमान इंटीग्रेशन की डेफिनेशन तक पहुंचने से पहले या फिर ये समझने से पहले कि एक फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल कब होता है, उसके लिए हमें कुछ बेसिक्स पढ़ने होंगे, जो बेसिक्स मैंने थंबनेल पर मेंशन किए थे। आज हम लोग पार्टीशन के बारे में पढ़ेंगे, रिफाइनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, लेंथ ऑफ इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे और डॉर्बॉक्स सम्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहली और बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, दैट इज पार्टीशन ऑफ अ इंटरवल। तो देखिए, पार्टीशन ऑफ अ क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक क्लोज इंटरवल दैट इज a, b डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है a, b। क्लोज इंटरवल आप सब अच्छे से जानते हैं क्या होता है, एक ऐसा इंटरवल जिसमें a से लेकर b तक सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड होते हैं, इनफैक्ट वो एंड पॉइंट्स भी उसी में इंक्लूडेड होते हैं, उसे हम लोग क्लोज इंटरवल कहते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इस क्लोज इंटरवल को कुछ पॉइंट्स से डिवाइड कर रहे हैं। हम कुछ ऐसे पॉइंट्स ले रहे हैं जिससे ये क्लोज इंटरवल ए बी क्या हो रहा है, कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर ये मेरा क्लोज इंटरवल है, लेट्स से ए से लेकर बी तक ये जो है वो क्लोज इंटरवल है। अब मैंने कुछ पॉइंट सेलेक्ट किए हैं जो इस क्लोज इंटरवल को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं कुछ फ्रेगमेंट्स में या फिर कुछ पार्ट्स में। तो मैं ऐसे n पॉइंट्स कंसीडर कर रही हूँ, दैट इज x0, x1, x2 एंड सो ऑन xn, जहां ये भी डिफाइन है कि जो पहला x0 पॉइंट होना चाहिए वो a के इक्वल होना चाहिए और xn जो पॉइंट है लास्ट पॉइंट वो b के इक्वल होना चाहिए, और बाकी जितने भी पॉइंट्स है वो भी सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये जो सारे सेट ऑफ पॉइंट्स है, ये सारे जो पॉइंट्स हमने यहाँ डिफाइन किए हैं जिससे हमने ए बी क्लोज इंटरवल को पार्टीशन कर दिया है या फिर डिवाइड कर दिया है, उन सारे पॉइंट्स को अगर हम एक सेट में इंक्लूड कर दे तो उसी को हम क्या कहते हैं, पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी कहते हैं। तो आई होप आपको पार्टीशन की डेफिनेशन एकदम क्लियर हो गई होगी। पार्टीशन क्या है, एक ऐसा सेट है जिसमें वो सारे पॉइंट्स आ रहे हैं जो किसी क्लोज इंटरवल ए बी को कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। दूसरी बात, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हाँ ये पॉइंट्स हमेशा फिक्स है। जैसे कि अगर क्लोज इंटरवल है 2,3 तो 2 से लेकर 3 के बीच में ऑब्वियसली इनफाइनाइट पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा मैं उन्हीं पॉइंट्स को कंसीडर करूं या सेम सेट ऑफ पॉइंट्स लूं। तो ऐसे इनफाइनाइट पार्टीशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं जो उस 2,3 क्लोज इंटरवल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करे। तो इसीलिए ये नोट लिखा गया है, द फैमिली ऑफ ऑल सच पार्टीशंस ऑफ ए बी इज डिनोटेड बाय कैपिटल P ऑफ ए बी, और इसे बोल्ड लेटर में लिखा जाता है। जो सिर्फ पार्टीशन है उसे हम लोग कैपिटल P से ही डिनोट करते हैं, बट वो बोल्ड फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। और वो सारे पार्टीशन जो किसी क्लोज इंटरवल ए बी के लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन सबको अगर हम एक सेट में इंक्लूड कर दे तो उसे हम लोग फैमिली ऑफ सच पार्टीशन कहा करते हैं। आई होप आपको पार्टीशन की डेफिनेशन एकदम क्लियर है। अब आप ये समझ सकते हैं कि हमने क्योंकि इस ए बी क्लोज इंटरवल को पार्टीशन के अंदर डिवाइड किया है, तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है कि ए से लेकर बी तक का जो इंटरवल्स था वो सब इंटरवल्स में डिवाइड हो गया है। तो यहाँ मैं कह सकती हूँ कि x1 से x2 तक एक सब इंटरवल बन गया है, x4 से x5 तक एक सब इंटरवल बन गया। तो यहाँ बहुत सारे सब इंटरवल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हम ये जानेंगे कि ये जो सब इंटरवल्स यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी लेंथ हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, या किसी भी इंटरवल की लेंथ हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं लेंथ ऑफ अ इंटरवल। अब देखिए, लेंथ ऑफ इंटरवल हम अच्छे से जानते हैं, ये डेफिनेशन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होता है, उस इंटरवल की लेंथ। जैसे कि अगर मुझे क्लोज इंटरवल ए बी की लेंथ फाइंड करनी है तो मैं कैसे फाइंड करती हूँ, b माइनस a को ही हम उसकी क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं। तो अगर मुझे लेंथ ऑफ सब इंटरवल को डिफाइन करना है कि जैसे अभी हमने पार्टीशन में क्या किया था, क्लोज इंटरवल ए बी को बहुत सारे सब इंटरवल्स में डिवाइड किया था। अब उसमें से मैं कोई सा भी एक सब इंटरवल अगर उठा दूं, लेट से वो 8th सब इंटरवल अगर मैं उठा रही हूँ, तो उस 8th सब इंटरवल की लेंथ हम लोग यहाँ फाइंड करना सीख रहे हैं। अब अगर मैं 8th सब इंटरवल की बात कर रही हूँ तो उसे मैं IR से डिनोट कर सकती हूँ, और वो क्या होगा, XR माइनस 1 से XR तक के सारे पॉइंट्स उस सब इंटरवल में इंक्लूडेड होंगे, और इसकी लेंथ किसके इक्वल होगी, XR माइनस 1 के इक्वल। इसे अभी हम लोग एग्जांपल से और क्लियर करते हैं। उससे पहले आप ये समझिए कि अगर मुझे लेंथ को डिनोट करना है तो मैं डेल्टा R से डिनोट करूंगी। अगर मैं 8th सब इंटरवल की लेंथ फाइंड कर रही हूँ, अगर मैं सेकंड सब इंटरवल की लेंथ फाइंड कर रही हूँ तो उसे मैं डेल्टा 2 लिखा करूंगी। जैसे कि यहाँ से अगर हम समझना चाहे तो I2 इंटरवल अगर हम यहाँ से फाइंड करना चाहे तो वो क्या होगा, x1 से लेकर x2 तक का जो इंटरवल है सब इंटरवल, उसे हम लोग I2 सब इंटरवल कहेंगे, और इसकी लेंथ किसके इक्वल होगी, x2 माइनस
x1 के इक्वल होगी। सिमिलरली हम इसे एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि लेट्स से मेरे पास क्लोज इंटरवल 2,5 है। अब मैंने इसके लिए जो पॉइंट्स डिसाइड करे हैं इसे पार्टीशन करने के लिए वो 3 और 4 डिसाइड करें। तो यहाँ मैं इस क्लोज इंटरवल ए बी दैट इज 2,5 को 4 पॉइंट से डिवाइड कर रही हूँ। ये मेरा x0 पॉइंट है 2, ये x1 है, ये x2 है, x3 पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसके सब इंटरवल्स बनाना चाहूँ तो इसमें कितने सब इंटरवल्स बन रहे हैं, I1, I2 एंड I3। अगर मैं I1 की लेंथ फाइंड करना चाहूँ तो वो क्या होगी, 3 - 2 होगी। I2 की लेंथ क्या होगी, 4 - 3 होगी। I3 की लेंथ कितनी होगी, 5 - 4 होगी। सो आई होप आपको लेंथ ऑफ सब इंटरवल का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। देखिए इस एग्जांपल में मैंने क्या किया है, इस सब इंटरवल को इक्वली पार्टीशन किया है, इस वजह से इन सबकी लेंथ इक्वल आएगी, दैट इज 1। पर जरूरी नहीं है कि हमेशा हम किसी भी सब इंटरवल को इक्वली पार्टीशन करें, जरूरी नहीं है। मैं कोई और पॉइंट्स भी ले सकती थी, मैं यहाँ 4 की जगह 3.5 एक पॉइंट भी ले सकती थी। तो इसीलिए मैंने कहा था कि पार्टीशन इनफाइनाइट एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी लेंथ भी डिफरेंट हो सकती है, हर एक सब इंटरवल की लेंथ डिफरेंट हो सकती है। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर जंप करेंगे, दैट इज नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन। तो आइए देखते हैं नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन क्या होता है। देखिए नॉर्म ऑफ पार्टीशन क्या होता है, अभी हमने सीखा कि लेंथ ऑफ सब इंटरवल क्या होती है। तो मैंने आपको कहा कि पार्टीशन में हम लोग क्या करते हैं, क्लोज इंटरवल ए बी को बहुत सारे सब इंटरवल्स में पार्टीशन करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं। और मैंने आपको ये भी कहा कि उनकी लेंथ जरूरी नहीं है कि सेम हो सकता है उनके डिफरेंट लेंथ्स हो। तो नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन क्या होता है, नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन होता है द ग्रेटेस्ट लेंथ of all the sub intervals is called norm of partition P। जितने भी सब इंटरवल्स हमने वहां बनाए हैं उसमें से जिस सब इंटरवल की ग्रेटेस्ट लेंथ होगी उसे ही हम क्या कहते हैं, उस लेंथ को ही हम क्या कहते हैं, नॉर्म ऑफ पार्टीशन P कहते हैं। तो इसे हम लोग किस तरीके से डिनोट करते हैं, P पार्टीशन के दोनों साइड हम लोग 2 बार्स प्लेस करते हैं और इसे हम लोग नॉर्म ऑफ P कहते हैं, जो कि क्या होता है, मैक्सिमम होता है लेंथ ऑफ ऑल सब इंटरवल्स। यहाँ पर हम लोग डेल्टा R लिख रहे हैं, मैंने आपको बताया है डेल्टा R हम लोग किसे डिनोट करते हैं, लेंथ ऑफ rth इंटरवल को डिनोट करते हैं। और R यहाँ वेरी कर रहा है 1 से लेकर n तक, तो यहाँ हम ये बताना चाह रहे हैं कि डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 एंड सो ऑन, डेल्टा n में से जिसकी भी मैक्सिमम लेंथ होगी उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्म ऑफ P कहेंगे। आई होप आपको नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन की डेफिनेशन भी एकदम क्लियर है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन। ठीक है, रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि एक ही पार्टीशन हम यहाँ डिफाइन करें किसी भी क्लोज इंटरवल को डिवाइड करने के लिए। इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पार्टीशन एग्जिस्ट करते हैं किसी भी क्लोज इंटरवल को पार्टीशन करने के लिए या फिर डिवाइड करने के लिए। तो यहाँ मैं क्या कह रही हूँ, मैं 2 पार्टीशन लेकर चल रही हूँ, P और P' जो कि कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, इस फैमिली ऑफ पार्टीशन में बिलोंग कर रहे हैं। हमने सीखा था फैमिली ऑफ पार्टीशन क्या होती है, एक ऐसा सेट जहां सारे पार्टीशंस एग्जिस्ट करते हैं या एक ऐसा सेट जो सारे पार्टीशंस को कंटेन करता है। तो यहाँ से हमने 2 पार्टीशन उठाए हैं, दैट इज P एंड P'। और यहाँ शर्त क्या है कि P जो है वो सबसेट है P' का। पार्टीशन एक सेट है, हमने ऑलरेडी पढ़ा था किसका सेट है पार्टीशन, उन सारे पॉइंट्स का सेट है जिसने क्लोज इंटरवल ए बी को डिवाइड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर P जो है वो अगर सबसेट है P' का, देन द पार्टीशन P' इज सेड टू बी रिफाइनमेंट ऑफ P। तो P' को क्या कहा जाएगा, P का रिफाइनमेंट कहा जाएगा। ऐसा समझिए अगर आपके पास 2 पार्टीशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक पार्टीशन में कुछ पॉइंट्स हैं और जो दूसरा पार्टीशन है उसमें अगर एक भी एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहा है या कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स उस पार्टीशन में आ रहे हैं, तो वो जो सेकंड वाला पार्टीशन है वो पहले वाले का क्या कहलाएगा, रिफाइनमेंट कहलाएगा। आई होप आपको रिफाइनमेंट की डेफिनेशन एकदम क्लियर है। अगर कोई भी पार्टीशन P सबसेट है P' का, तो जो बड़ा वाला पार्टीशन है वो छोटे वाले पार्टीशन का क्या कहलाएगा, रिफाइनमेंट कहलाएगा। और सबसेट की डेफिनेशन के कॉन्सेप्ट से हम ये भी कह सकते हैं कि एवरी डिवाइडिंग पॉइंट ऑफ P इज ऑल्सो डिवाइडिंग पॉइंट ऑफ P'। हम लोग सबसेट की डेफिनेशन किस तरीके से लिखते हैं, अगर A B का सबसेट होता है तो हम क्या कहते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ B, देन वी कैन से दैट A इज अ सबसेट ऑफ B। इसी तरीके से हम यहाँ कह रहे हैं क्योंकि P सेट के अंदर क्या आ रहे हैं, डिवाइडिंग पॉइंट्स आ रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि अगर हर डिवाइडिंग पॉइंट P का P' का भी डिवाइडिंग पॉइंट बन जाए तो हम फिर
P डैश को P का क्या कहेंगे, रिफाइनमेंट कहेंगे। हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि P डैश इज फाइनर देन P। आई होप आपको अभी तक हमने जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, दैट इज पार्टीशन क्या होता है, उसके बाद में लेंथ ऑफ सब इंटरवल क्या होता है, देन नॉर्म ऑफ पार्टीशन क्या होता है और रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन क्या होता है, ये सारी डेफिनेशन आपको एकदम क्लियर है। अब कुछ और बेसिक्स है, दैट इज कॉमन रिफाइनमेंट क्या होता है, और फिर हम लोग एबल होंगे समझने के लिए कि डॉर्बॉक्स सम क्या होता है। तो आइए समझते हैं पहले कॉमन रिफाइनमेंट क्या होता है और फिर हम लोग जंप करेंगे डॉर्बॉक्स सम पर। अब देखिए कॉमन रिफाइनमेंट क्या होता है, अगर हमारे पास दो पार्टीशन है, दैट इज अगेन P1 P2 जो हम फैमिली ऑफ पार्टीशन से ले रहे हैं, तो उनका जो यूनियन होगा, दैट इज अगर हम P1 यूनियन P2 कर रहे हैं, तो लेट से कोई P पार्टीशन हमें मिल रहा है, तो इस P को ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन रिफाइनमेंट कहते हैं P1 और P2 का। ऑब्वियसली ये रिफाइनमेंट तो है ही, क्यों, क्योंकि अभी हमने रिफाइनमेंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि अगर P जो है वो सबसेट होता है P डैश का, तो P डैश P का रिफाइनमेंट कहलाता है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि P1 यूनियन P2 जो है वो P1 का भी रिफाइनमेंट है और P2 का भी रिफाइनमेंट है। क्यों, क्योंकि P1 जो है वो सबसेट होगा P1 यूनियन P2 का एंड P2 भी जो है वो सबसेट होगा P1 यूनियन P2 का। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि P1 यूनियन P2 P1 और P2 दोनों का रिफाइनमेंट है। इस वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन रिफाइनमेंट कहते हैं P1 और P2 का। आई होप आपको यहाँ तक का सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। अब हम लोग जंप करते हैं डॉर्बॉक्स सम पर। तो आइए समझते हैं डॉर्बॉक्स सम का मतलब क्या होता है। अब देखिए डॉर्बॉक्स सम्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें बहुत पास ले जा रहा है रीमान इंटीग्रेशन के डेफिनेशन के। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ मैंने कुछ डायग्राम्स बनाए हैं और उन डायग्राम से हम बहुत बेसिक और बहुत कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट अब यहाँ सीखने वाले हैं। देखिए हमें क्लास 12 में थोड़ा बहुत आइडिया इस चीज का दिया जाता है कि इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व होता है और उस कर्व के अंडर एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो हम उस कर्व को फाइन स्ट्रिप्स में डिवाइड कर सकते हैं और फिर उसे इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमें उस कर्व के अंडर एरिया मिल जाया करता था। बट ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली कैसे आया है या फिर इसके पीछे का लॉजिकल रीजन क्या है, वो हमें डॉर्बॉक्स सम से मिलेगा। इसे समझने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें यहाँ समझाना चाहूंगी कि सबसे पहले यहाँ जो भी फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं रीमान इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए, वो फंक्शन सबसे पहली बात बाउंडेड होना चाहिए, दूसरी बात वो क्लोज इंटरवल AB में ही डिफाइंड होना चाहिए। ये दोनों इसकी शर्तें हैं। अगर हमें किसी भी फंक्शन का रीमान इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो वो बाउंडेड होना चाहिए और क्लोज इंटरवल AB में डिफाइन होना चाहिए। अब क्योंकि जब एक फंक्शन बाउंडेड होता है किसी क्लोज इंटरवल AB में, तो उसके सब इंटरवल्स में भी वो बाउंडेड होता है। दूसरी बात, अगर एक फंक्शन बाउंडेड होता है तो उसकी सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करते हैं। ये बातें हम लोग रियल एनालिसिस में बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि लेट स्मॉल m जो है उस फंक्शन का इन्फीमम है और कैपिटल M उस फंक्शन का सुप्रीमम है। अब फंक्शन का सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होता है हम अच्छे से जानते हैं कि अगर हम स्मॉल m को इन्फीमम से डिनोट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन जो वैल्यूज अटेन कर रहा है a से लेकर b में, उसका हमें इन्फीमम फाइंड करना है। और कैपिटल M को अगर मैं सुप्रीमम कह रही हूँ तो फंक्शन a से लेकर b में जो भी वैल्यूज अटेन कर रहा है उसका हमें सुप्रीमम फाइंड करना है। अब देखिए जिस तरीके से मैंने फंक्शन के सुप्रीमम और इन्फीमम क्लोज इंटरवल AB में डिफाइन करे हैं, उसी तरीके से मैं सब इंटरवल के सुप्रीमम और इन्फीमम डिफाइन कर रही हूँ। तो सब इंटरवल का सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होगा, स्मॉल mr को मैं क्या कह रही हूँ, इन्फीमम कह रही हूँ सब इंटरवल का, और कैपिटल mr को मैं क्या कह रही हूँ, सुप्रीमम कह रही हूँ किसी भी सब इंटरवल का। लेट से मैं किसी भी सब इंटरवल की बात कर रही हूँ, अगर मैं इस सब इंटरवल की बात कर रही हूँ जिसमें ये दो पॉइंट्स अगर आया कर रहे हैं, तो इसका जो इन्फीमम होगा उसे हम लोग कहेंगे स्मॉल mr और इसका जो सुप्रीमम होगा उसे हम लोग कहेंगे कैपिटल mr। तो अब लोअर डॉर्बॉक्स सम क्या होता है, लेट से मैं कह रही हूँ कि इस स्ट्रिप के अंदर अगर मैं इन्फीमम की बात कर रही हूँ तो ये जो वैल्यू होगी यही हमें क्या देगी, स्मॉल mr देगी, यही इसका क्या होगा, इन्फीमम होगा। इस वजह से मैं इस स्ट्रिप को एक लोअर रेक्टेंगल में डिवाइड कर रही हूँ। मुझे अपर ट्रायंगुलर एरिया नहीं चाहिए ताकि क्या हो, ये स्ट्रिप एक रेक्टेंगल में डिवाइड हो जाए। अब मुझे बताइए इस रेक्टेंगल की लेंथ को तो हम लोग क्या कह रहे हैं, स्मॉल mr कह रहे हैं, और इस सब इंटरवल की लेंथ क्या होगी, डेल्टा r होगी। तो अगर मुझे इस स्ट्रिप का एरिया निकालना हो तो मैं रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ। तो सिर्फ इस स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, mr इंटू डेल्टा r हो जाएगा। अभी के लिए आप बस
इतना समझिए। अब अगर मैं अपर सम की बात कर रही हूँ तो मैं वहां सुप्रीमम की बात करूंगी। तो अगेन मैं अगर कोई भी सब इंटरवल कंसीडर करती हूँ तो ये वाली जो वैल्यू है ये मेरा क्या कहलाएगी, सुप्रीमम कहलाएगी इस सब इंटरवल के लिए। तो मैं इसे क्या कह सकती हूँ, कैपिटल MR कह सकती हूँ। तो अब मुझे क्या करना होगा, इस स्ट्रिप को अपर रेक्टेंगल में डिवाइड करना होगा। तो मुझे ये एक्स्ट्रा एरिया भी लेना होगा, जिस वजह से ये फिर से स्ट्रिप एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाए, जहां इसकी लेंथ क्या है, कैपिटल MR है, और इसकी ब्रेथ अगेन क्या होगी, इस सब इंटरवल की लेंथ, दैट इज डेल आर। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, डेल आर कहेंगे। तो आई होप आपको यहां तक का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। हम इसे स्ट्रिप्स में कन्वर्ट करके और इसे इंटीग्रेट करने वाले हैं आगे चलकर। बट अभी हमने क्या किया है, अभी हमने सिर्फ एक स्ट्रिप का एरिया फाइंड किया है, दैट इज हम उसे क्या कह रहे हैं, MR डेल आर। और यहाँ अगर हमने अपर रेक्टेंगल की बात करी है तो हम उसे कह रहे हैं कैपिटल MR डेल आर। अब यहाँ एक स्ट्रिप या फिर एक सब इंटरवल तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बहुत सारे सब इंटरवल एग्जिस्ट कर रहे हैं, n सब इंटरवल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, उन सारे रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल के उसे सम कर देंगे। तो यहीं से हम लोअर डॉर्बॉक सम और अपर डॉर्बॉक सम की डेफिनेशन बनाते हैं। तो आइए लिखते हैं लोअर डॉर्बॉक सम और अपर डॉर्बॉक सम क्या होता है। ये अभी मैंने आपको क्या कहा, हम लोअर डॉर्बॉक सम में क्या करेंगे, जितने भी रेक्टेंगल्स हमने बनाए हैं लोअर रेक्टेंगल्स, उन सबको अगर हम आर रनिंग फ्रॉम 1 to n का सम कर देंगे तो उसे हम लोग लोअर डॉर्बॉक सम या फिर LPF कहेंगे। और जब हम सारे अपर रेक्टेंगल्स का सम कर देंगे तो उसे हम लोग अपर डॉर्बॉक सम या फिर UPF कहा करते हैं। अब आपने एक बात नोटिस की होगी कि जब हमने लोअर रेक्टेंगल्स का सम किया तो कुछ एरिया जो उस कर्व के अंडर था वो रह गया था। सिमिलरली जब हमने अपर रेक्टेंगल्स को कंसीडर किया तो उस कर्व के अलावा कुछ एक्स्ट्रा एरिया भी वहां इंक्लूड हो गया था। तो अब उस एक्स्ट्रा एरिया का क्या होगा, उसे हम लोग किस तरीके से हटाएंगे या फिर किस तरीके से बढ़ाएंगे, उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम पढ़ते हैं अपर रीमन इंटीग्रल एंड लोअर रीमन इंटीग्रल। तो वो अपर रीमन इंटीग्रल और लोअर रीमन इंटीग्रल क्या होता है, उसके लिए तो आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा, तभी आपका सस्पेंस खत्म होगा कि आखिर ये रीमन इंटीग्रेशन है क्या और इसे हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं या फिर कब एक फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल कहा जाता है। आज की वीडियो में हमने जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा वो सारा एक बेस हमने तैयार किया है रीमान इंटीग्रेशन को समझने के लिए। आई होप आज हमने जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ी, वो सारी डेफिनेशंस आपको एकदम क्लियर है। तो आज की वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई है, तो आज की वीडियो में क्योंकि हमने काफी सारा कॉन्सेप्ट कर लिया है तो आइए क्विक रिकैप कर लेते हैं, जिससे आज की वीडियो में आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसे आप समराइज कर पाए। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने ये सारी डेफिनेशंस पढ़ी है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेशन एंड रीमान इंटीग्रेशन। सबसे पहले हमने ये देखा कि रीमान इंटीग्रेशन एक हायर मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, जहां हम रिगरस डेफिनेशन पढ़ते हैं इंटीग्रेशन की, लॉजिकल और कॉन्सेप्ट बेस्ड डेफिनेशन हम लोग पढ़ा करते हैं इंटीग्रेशन के। देन हमने सीखा पार्टीशन ऑफ इंटरवल क्या होता है। पार्टीशन होता है अगर हमने किसी क्लोज इंटरवल AB को कुछ पॉइंट्स से डिवाइड कर दिया है तो उन्हीं पॉइंट्स को हम एक सेट में इंक्लूड करते हैं, उसे हम लोग पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल AB कहा करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं लेंथ ऑफ सब इंटरवल। लेंथ क्या होती है, किसी भी सब इंटरवल की लेंथ। अगर हम 8 इंटरवल की या 8 सब इंटरवल की बात करें तो उसकी लेंथ होगी XR माइनस 1। देन हम लोग बात करते हैं नॉर्म ऑफ पार्टीशन, क्योंकि ये लेंथ जो है वो इक्वल नहीं होती है, डिफरेंट लेंथ होती है, तो इनकी मैक्सिमम लेंथ हमारे काम की है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्म ऑफ पार्टीशन P कहते हैं, जो उन सारे पार्टीशन की मैक्सिमम लेंथ को बताता है। नेक्स्ट हम लोग रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन की बात करते हैं कि अगर P डैश का सबसेट है तो P डैश को हम लोग क्या कहेंगे, P का रिफाइनमेंट कहेंगे, क्योंकि P डैश में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स इंक्लूडेड होते हैं P से। देन उसके बाद हम लोग कॉमन रिफाइनमेंट की बात करते हैं। कॉमन रिफाइनमेंट अगर P1 यूनियन P2 को हम लोग P लिख रहे हैं तो P को हम लोग P1 यूनियन P2 का कॉमन रिफाइनमेंट कहा करते हैं। लास्ट हमने डॉर्बॉक सम के पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल में समझा, जहां हमने सीखा कि अपर डॉर्बॉक सम क्या होता है, समेशन रनिंग फ्रॉम R इक्वल टू 1 to n कैपिटल MR डेल R, जहां कैपिटल MR सुप्रीमम को डिनोट करता है आर्थ इंटरवल के और डेल आर जो है उस आर्थ इंटरवल की लेंथ को डिनोट करता है। इसे हम लोग यूपीएफ लिखते हैं। एलपीएफ लोअर डॉर्बॉक सम होता है, जो होता है समीशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n स्मॉल एम आर दैट इज इंफीमम ऑफ दैट आर्थ इंटरवल एंड डेल आर दैट इज लेंथ ऑफ दैट आर्थ इंटरवल। आई होप आपको आज की वीडियो का सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। अगर आज के वीडियो में हमने जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो सारा कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हुआ है, आपको ये पता चला है कि कितने
कितने कॉन्सेप्चुअल तरीके से हमने एक एक डेफिनेशन को समझा है, तो मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर फीडबैक दीजिएगा, जिससे मुझे ये आइडिया मिले कि मैंने किस तरीके से आज की वीडियो में आपको ये लेक्चर डिलीवर किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का कॉन्सेप्ट जहां हम ये सीखेंगे कि लोअर रीमन इंटीग्रल और अपर रीमन इंटीग्रल क्या होता है, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।